सी सही कौन सी गलत, और हम पहले बता रहे हैं अगर ये आ गया तो ये लग गया, ये जुड़ा है उससे सीधा सीधा। दो मैट्रिसेस कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों के रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म डिक्टो सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ बी पहला ऑप्शन, रो स्पेस ऑफ ए बराबर रो स्पेस ऑफ बी दूसरा ऑप्शन, ठीक। एंड इफ कैपिटल ई इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एम एलिमेंट्री मैट्रिक्स और कैपिटल ए एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, तो कॉलम स्पेस ऑफ ई बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए। और अगर यही रो स्पेस की बात करें तो रो स्पेस ऑफ ए बराबर रो स्पेस ऑफ ए। इसमें जैसे पहली वाली मैट्रिक्स दे रहे कोई और बी वाली मैट्रिक्स दे रहे हैं ए का रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऐसा कुछ, और एक के ऊपर एलिमेंट्री रो वापस ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इसको E1 E2 अप्लाई करते करते हम लोग लास्ट में इसको बी के इक्वल दिखा दें या इक्विवेलेंट दिखा दें, तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं इनके जो कॉलम स्पेस होंगे इक्वल होंगे। सबका यूनिक ही होता है। हाँ, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म सबका यूनिक होता है। तो अगर ए और बी, तो वो तो सिर्फ कहा ही जा रहा है ए और बी दोनों के रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म डिक्टो सेम टू सेम है। नहीं, दो मैट्रिसेस के रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 3 गुणे 3 की पहली, 3 गुणे 3 की दूसरी मैट्रिक्स हो, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों 3 गुणे 3 की है, पॉसिबल है कि दोनों का रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म सेम टू सेम आ गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी। अपने को गारंटी ये चाहिए, हम आपको कह रहे हैं कि रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म डिक्टो एक बराबर है, तो क्या कॉलम स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ बी भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? काउंटर एग्जांपल दो फिर, अगर नहीं होगा तो सर मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अगर होगा बी को जो ले रहे हैं हाँ ए का रिड्यूस इक्लोन फॉर्म भी ले रहे हैं और एक कोई ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं हाँ इन जनरल, जब ए को चेंज करेंगे बी का मॉडल लेंगे, बी के ही कॉलम को देख के हम लोग एक लेंगे और ए के कॉलम में बी देखेंगे, एक मिक्सअप हो जाएगा फिर और बराबर थोड़ी में दिया गया है कि और ए का बराबर रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बी। सोचो जब कोई मुहाने पे खड़ा होकर के चीजें नहीं देख पाता है तब वास्तविकता में तकलीफ होती है। मुहाने पे खड़े होकर के चीज नहीं देख रहे, इधर ना सोचो उधर का सोचो, वो आ गया तो ये कुछ नहीं, ये तो सोचता है, इसने तो बस असर निकाल दिए अपने, और क्या जानते हो? ये कुछ नहीं है, ये हार्वर्ड एंटर ने उसी चीज को बड़े बेहतरीन तरीके से चिपका दिया है, ई ऑपरेशन लगा है। मतलब ये तो दुनिया में हलवा है जो आपको लिखित में मिलेगा। हार्वर्ड एंटर कुछ नहीं किए, बस एक चीज में इसी में छोटी सी चेंजिंग करके ये बात करती है। चेंजिंग वही किए हैं, बी को उसका रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मान लिए हैं और वो कुछ नहीं किए, वो एक ऑपरेशन को खुला छोड़ दिए। अरे जिस दिन कैपिटल ई सामने दिखता है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ई का पोस्ट में सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको दिखना चाहिए एक रो ऑपरेशन लगा हुआ है, ये दिखना चाहिए। एक रो ऑपरेशन लगने के बाद मैट्रिक्स तो बदल गई, ध्यान देना, एक रो ऑपरेशन लगने के बाद मैट्रिक्स तो बदल गई, तो ये हो गई कैपिटल बी और ये हो गई कैपिटल ए, तो रो स्पेस ऑफ बी इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए सामने मौजूद, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। अंतर सिर्फ एक चीज का है ना, अंतर सिर्फ एक चीज का है जो इन्होंने छिपाया है, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म बराबर होने का, कैपिटल ए और ई इंटू कैपिटल ए दोनों का रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म दुनिया में हमेशा बराबर है। सोच सकते हो इस बात में, तो सोचो, इसीलिए हम कहें ये सोच लो वो आ गया। चार स्टेटमेंट और हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग उनको जवाब दोगे, और अगर किसी ने टेक्स्ट सही सलामत पढ़ा होगा तो तुरंत जवाब दो, टेक्स्ट में सारी बातें छिपी हैं। बीएससी डेट 21 तारीख से है, जो लोग परिचित में होंगे उनको बता देना, यूनिवर्सिटी तय करी है 21 जुलाई से एग्जाम ले सकती है।
थर्ड ईयर वालों का है? हाँ थर्ड ईयर का, बाकी प्रमोट हो गए, उनके लिए डिसीजन फाइनल, बस खाली प्रेस रिलीज कर दिए हैं, लेकिन अभी ऑथेंटिक जो साइट पे पोस्ट करते हैं वो नहीं किए हैं। बाकी मान लो हो चुके हैं और नालायक इतने मगन हैं छाप को ग्रुप में एक दूसरे कंग्रेचुलेशंस, हम लोग प्रमोट हो गए, फर्स्ट ईयर वालों हम लोग प्रमोट हो गए, ग्रुप का नंबर चेंज कर दिया तुरंत, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर कर दिया उसको। आपने अब कल को यूनिवर्सिटी कॉलेज जाकर हम एग्जाम लेंगे, फिर उस ग्रुप का नाम बदलना पड़ेगा इनको। एडमिन वही लोग हैं क्या? हाँ एडमिन वही लोग हैं क्या? एडमिन, हाँ वही लोग, हम कहीं एडमिन नहीं, एक जगह पे थे वहाँ बाहर हो गया था सेकेंड ईयर की वजह से। सेकेंड ईयर को बोल दिए फ्यूचर के लिए तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और कम से कम अब एक पर्सनल सजेशन है, मान लेना कि अब ये लापरवाही न करना जिससे तुम्हारे लिए और तुम्हारे नए बैच टीचर दोनों के लिए बेहतर हो। इतना कह के हम ग्रुप लीव कर दिए, क्योंकि हमको पता है हम पढ़ाने वाले हैं नहीं। नहीं सोच पाए। सर ऐसे ही काम कर एग्जांपल है। हाँ बोलो, अगर पहले के लिए हाँ हाँ बोलो, पहली मैट्रिक्स चलो नंबर 1 2 3 1 2 3 5 6 2 5 6 5 6 3 6 10 3 6 10 10 हाँ 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 वो तो कैसा भी है वो रिलीज से हमारा सही है बस। फिर और बी वाला 2 4 6 2 4 6 4 9 4 9 1 12 12 12 6 12 19 6 12 19 हाँ ठीक है। तो इसका रोड रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा, डायगोनल में बनेगा बाकी सारा जीरो आएगा। सुनो, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ली हो, हाँ ये भी इन्वर्टिबल ली हो, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर किसी के रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट होती है तो वो किसके होंगी? I3 के होंगी। इसका मतलब इसके सारे कॉलम इंडिपेंडेंट, इसके सारे कॉलम इंडिपेंडेंट, इसके कॉलम का स्पेन तैयार होगा R3, इसके कॉलम का स्पेन तैयार होगा R3, कॉलम स्पेस बराबर, हाँ तो ठीक है। कॉलम स्पेस बराबर। तुम काउंटर एग्जांपल कही ना, काउंटर का मतलब तुम इसको इनकार करो, ये नहीं होने वाला। एक सही बिल्कुल सही नहीं होते हैं, गलत होते हैं। अगर तुम ये कहना चाहती हो ये हमेशा सही होगा तो तुमको एक जनरल थ्योरी हमको देनी पड़ेगी, और अगर तुम चाहती हो ये हरदम सही नहीं होगा तो जनरल थ्योरी के अलावा कोई एग्जांपल चिपका दो काउंटर। नहीं जो 19 लेके हम ड्रम कर देंगे। कहाँ पर? इसको 12 कर दें? हाँ बच्ची 12 कर देंगे तो इसको नॉन इन्वर्टिबल बनाना चाहती हो? याद करो अभी याद आएगा। मुहाने में खड़े होकर के सोचो। तो एक ही एग्जांपल दे दिए वो क्या सही हो गया? एक एग्जांपल से हम इसको स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू नहीं कह सकते। किसी स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू कहने के लिए आपको एक जनरलाइज थ्योरी की जरूरत होती है। पर्टिकुलर में तो सही मिलेगी, पर्टिकुलर का बवाल नहीं। अगर सर यहाँ पे जैसे ठीक है अगर सर, ये हम लोग फर्स्ट वाला गलत का हुआ। एक हम लोग का कॉलम काउंटर में सर जैसे एक मैट्रिक्स लिखो, देखते हैं, रुको मत, इनका काउंटर सुना जाए, बोलो 1 2 3 कहाँ पे? रो में रो में 1 2 3 4 क्या रो में ही 4 2 5 5 6 6 8 मैट्रिक्स क्लोज नहीं अभी एक और दो 3 गुणे 4 जा रहा है। हाँ ये लिखो हाँ 3 3 6 6 9 9 12 12 ठीक। ये हो गया। इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होगा? पहले इसको ए मानिए ना, ये मान लिए, इसका रिड्यूस्ड इक्लान बोलो मेरे को। इसका 1 रिड्यूस का फॉर्म देगा 1 0 0 नहीं चेंज करेंगे 1 0 0 मतलब 1 1 0 0 डायगोनल जाएगा और लास्ट में बनेगा नहीं, बस 1 हाँ 1 ये पूरा खत्म होगा। हाँ। 2 5 3 1 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिकोण 3 हाँ। चौक 12। वन तो इसका जीरो। मतलब कुल मिला करके इसका रिड्यूस्ड इक्लान होगा 1 0 0 1 0 0 का है। नहीं सॉरी 1 2 3 4 रिड्यूस अरे मतलब ऐसे चल रहा है कॉलम रुको इधर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 2 1 के 2 0 2 2 4 5 में से 4 गए 1 2
2 3 6, 6 में से 6 गए 0, 2 चौके 8 0, ये पूरा खत्म करेंगे। ठीक, इसका मतलब 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, ये होगा रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। अब बोलो रो रिड्यूस्ड इक्लान मिल चुका है। अब अगली जो बनाना उसका रो रिड्यूस्ड डिक्टो यही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। अगली मैट्रिक्स यही मान लो ना, यही मान लो। हाँ हाँ मान लीजिए हाँ अब इसका कॉलम स्पेस निकालेंगे तो इसका पहला कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम, क्योंकि इसका रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म खुद ही बन जाएगा इस मैट्रिक्स। गारंटी मुझको दो, गारंटी हमें दो कि ये इसका कॉलम स्पेस और इसका कॉलम स्पेस डिफरेंट होगा। दो गारंटी इसलिए होगा क्योंकि इसमें ये xy से 3 क्लास 4 है, हाँ R4 में ये तो xy प्लेन बना तो समथिंग सर्विसेज बनाएगा xy टाइप का 2 डायमेंशनल प्लेन होगा। हाँ इसमें जो होगा हाँ इसमें ये भी तो 2 डायमेंशन होगा। नहीं, इसमें तो यहाँ पे जो z वाली जो जैसे हाँ, xy z हाँ, वाली हाँ। xy को छोड़ के सारे जीरो रहेंगे हमेशा। यही हम कहते हैं, मुहाने खड़े होकर के कोई नहीं पहुंच पाता तब दिक्कत होती है। ये कैपिटल A खुद है, ये इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म है, रो रिड्यूस्ड, और ये मैट्रिक्स खुद अपने रो रिड्यूस्ड इक्लान पे, तो दूसरा इसी को मान लो, दूसरा इसी को मान। ये इसकी तीसरी एंट्री ऑलवेज 0, कोई कॉम्बिनेशन को तीसरी एंट्री हमेशा कितनी देगा 0, और इसमें तीसरी एंट्री हमेशा 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B दोनों का रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म यही है, लेकिन दोनों का कॉलम स्पेस टोटली डिफरेंट है। आई बात समझ? इसी को हम कहते हैं मुहाने खड़े होकर के सोचो। मुहाने का मतलब हम क्यों 2 मैट्रिक्स चुने यार, हम क्यों 2 चुने? आप हमको 2 मैट्रिक्स लेने को कह रहे हो ना, तो हम एक मैट्रिक्स लेकर के उसको इसके इक्लान तक पहुंचाएंगे और उसको रो रिड्यूस्ड इक्लान करेंगे। तो रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म की मैट्रिक्स की एंट्री और आपकी मेन मैट्रिक्स की एंट्री हो गई डिफरेंट। हम इसको भी मानेंगे, उसको ए मानेंगे। आप शुरू से यही कह रहे थे, क्या शुरू से यही कह रहे थे, कब कह रहे थे? स्टार्टिंग में बोले कि मतलब ए को चेंज करेंगे और बी को दूसरी मैट्रिक्स इस्तेमाल हाँ, कीजिए, हाँ। उसके बाद वहां से डायरेक्ट बस यही नहीं कहते कि आप ये हिंदी जीरो डायरेक्टली बोल दिए। यही चीजें अब हमको चाहिए थी। पहला स्टेटमेंट सीधा गलत। हाँ, अब काउंटर में कुछ भी चिपका दो, बस इतना याद रहे ना। अरे काउंटर में सबसे आसान होता ना, सिर्फ यक्स एक्सेस बना देते। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कॉल आ गया था। अरे रिसीव कर लो। काउंटर का सबसे बेहतर होता है ना, केवल यक्स एक्सेस बना करके छोड़ दो। बस एक तरफ रो रिड्यूस्ड इक्लान में आओगे तो यक्स एक्सेस बनेंगे और दूसरी तरफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेंगे। 1 2 3 और बाकी दोनों कॉलम मल्टीपल मार दो। हाँ जितने दीजिए हाँ लिख लो, हम थोड़ी मना किए, ये तुम्हारा एग्जांपल मेरा नहीं है। नहीं, हम बहुत आसान वाला एग्जांपल बनाते हैं, ये बनाते हैं 1 2 3 मेरा ये बता। अब बाकी 2 1 के 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 के 3, 3 2 6, 3 3 का 9। ये देखो, इसका जब कॉलम स्पेस निकालेंगे ना, तो इसका कॉलम स्पेस होगा स्पैन ऑफ 1 2 3, यानी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसको रो रिड्यूस्ड में खींचो, रो रिड्यूस्ड तो कितना 1 2 3 बचा रहेगा और बाकी सब कितना 0 0 0। इसका मतलब अब अगर इसका रिड्यूस्ड इक्लान आए, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखना उसका रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म 1 2 3 फिर 0 0 0 0 0 0 ये आया। हम इसी को कैपिटल B मान लेंगे। तो अब देखो कैपिटल A का रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म कैपिटल B और B खुद अपना रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में बैठा हुआ है, तो इसके कॉलम का स्पैन अगर करेंगे तो स्पैन ये आएगा यक्स एक्सेस, और जबकि उसका क्या लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा ऊपर वाला गलत ना, तो इसको यहीं से उड़ा दो, ये गलत हो जाएगा, इसको उड़ा दो तुरंत ही। नीचे वाले दोनों चल जाएगा। इसलिए उड़ा दो ना क्योंकि ई ए का मतलब समझो, ई कौन वही है? जो ऑपरेशन लगा m क्रॉस m की कोई एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और e ऑपरेट किया a पर। हम पहले बोले e सोखते का काम करेगा, अपने ऊपर एक रो ऑपरेशन को लिया हुआ है, कैपिटल A पर मल्टीप्लाई करते ही उसको निकाल देगा। तो ये बताओ ये जो मैट्रिक्स आई ये e into a, क्या इसको थोड़ी देर के लिए b मान लें? अब b बना किसकी वजह से? a की, तो a और b का रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम टू सेम होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ऐसे केस में कॉलम स्पेस ऑफ ये सामने एग्जांपल मौजूद है, दोनों कभी बराबर, अरे मतलब कभी नहीं, कभी कभी बराबर हो सकते, कभी कभी नहीं हो सकते। By use of this is also false। और ये दोनों दुनिया में हमेशा से
क्योंकि ये थ्योरम है, ये हम लोग थ्योरम पढ़े हुए थे कि अगर आप किसी ए मैट्रिक्स कैपिटल ए से बी को बना रहे हो तो इसका मतलब ए और बी के इक्लान फॉर्म सेम होंगे, तो आप ए का बेसिस उसके इक्लान फॉर्म से उठाओगे और बी का बेसिस उसके इक्लान से। तो जब दोनों का आपने रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम ही कर दिया है तो जो ए के लिए बेसिस है रो स्पेस ऑफ ए का, वही रो स्पेस ऑफ बी का बेसिस होगा। ये थ्योरम लिखी गई है बाकायदा, इसी चैप्टर में थ्योरम लिखी गई है, इसलिए ये हमेशा सही होगा। इसके लिए लिख देना सीधा थ्योरम। ये टेबल सीधे में दिया गया, हाँ सब करवा दिया है। ये ना, वो हाँ, statement। ये कल वाला स्टेटमेंट था, कल ये हो चुका था। बड़े मजेदार बात ये याद रखने की होती है कि आप ए और बी दोनों का रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम हो, उसके बावजूद उनके कॉलम स्पेस सेम होंगे, इसकी गारंटी नहीं है, जबकि रो स्पेस में 100% गारंटी वो बराबर होंगे। लिख डालना दोनों, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टिबल लेके चलेंगे तो हमेशा फंसेंगे, इन्वर्टिबल की दुनिया हमेशा फंसाएगी। इसमें इनके बराबर करने में इन्वर्टिबल के लिए सोचो हमेशा बराबर होगा। इन्वर्टिबल में रो स्पेस लो कॉलम स्पेस लो उसका हमेशा मतलब बराबर। पिक्चर देना इन्वर्टर पिक्चर देगा नहीं। इन्वर्टिबल सबसे उम्दा केस है। दुनिया में हर वो आदमी जिसका दुश्मन एग्जिस्ट करता है देवता की श्रेणी में, अपने देवता मानो, अपने दुश्मन को राक्षस मानो, अपना रजस्वर भी उसको बैठा न रखें। और ऐसी मैट्रिसेस के इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करते, ये नॉन इन्वर्टिबल वाले। नॉन इन्वर्टिबल की अपनी दुनिया है। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की अपनी दुनिया इसलिए खास है क्योंकि नॉन इन्वर्टिबल कहता है बहुत सारे लोगों को तहस नहस कर देंगे। सोच पाओ कैसे? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहती है बहुत सारे लोगों को तहस नहस करवा देंगे। स्पेस की डायमेंशन सब स्पेस नहीं, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो कह रहा है हम तहस नहस करवा देंगे, मतलब नल स्पेस में कई लोगों को, कई लोग और नल स्पेस में जो जाएगा उसकी इमेज कितनी बनेगी? जीरो। तहस नहस करने का मतलब और क्या होगा? खत्म कर देना। तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अपनी दुनिया में खुश है, इन्वर्टिबल अपनी दुनिया में। इन्वर्टिबल नहीं, इन्वर्टिबल ज़्यादा दुश्मन नहीं पालता, सीधा सीधा मामला। हम जीरो सिर्फ एक को करेंगे, जीरो की इमेज जीरो देंगे। आप हो गए स्टेटमेंट? यही तो आगे चल करके एक जगह पर ये वर्डिंग फिर नए सिरे से डिफाइन डीजेनरेट आपको भ्रष्टक बताया, डीजेनरेट सॉल्यूशन एक जगह पर आता था ऑपरेशन रिसर्च में। पढ़ाया जाए तो समझ जाए लोग ये नहीं समझा कि एप्लीकेशन बात 8 से 10 पढ़ो चलने वाली है। सोमवार से एलपीटी की ही दुनिया रहेगी, 9 दिन एलपीटी हॉक के पढ़ाना है। कुछ करने का फायदा होता है तो उसमें मिलते हैं तो उसमें मिलता है। ऑफलाइन सर हाँ हाँ ऑफलाइन 3rd ईयर वाले 4.7 हम लोग की टाइम दे दे तुम लोगों की टाइमिंग नहीं रखोगे, तुम लोगों की टाइमिंग अभी ठीक ही है। ये हमें बता दो कहाँ तक हुआ था? ओ तक हो गया था। क्या सर? कहाँ तक हुआ था? वो तक चलो पी पे लिखते हैं, ओ के बाद फिर पी, स्टेटमेंट पी लिखना। If capital H is a subspace of R3,
कैपिटल H is a subspace R3। अगर कैपिटल H R3 का कोई सबस्पेस है, ठीक, then there is a 3x3 matrix capital A, 3x3 matrix capital A। अगर कैपिटल H R3 का कोई एक सबस्पेस है तो then there is a 3x3 मैट्रिक्स कैपिटल है, तब यहाँ पर एक 3x3 की मैट्रिक्स कैपिटल है ऐसी जरूर होगी such that capital H is equal to column space of capital A। बहुत सोच करके जवाब लिखना इसका, हम वापस पढ़ रहे हैं इसको। इन्होंने कहा कि इफ कैपिटल H इज अ सबस्पेस ऑफ R3, अगर कैपिटल H R3 का कोई एक सबस्पेस है, देन देयर इज अ 3x3 मैट्रिक्स कैपिटल A। तब यहाँ पर आपको 3x3 की एक मैट्रिक्स कैपिटल A ऐसी जरूर मिलेगी कि आप इस बात को लिख सको कि H इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ A। सही जस्टिफाई करो। पूरे चैप्टर में जस्टिफिकेशन हर बार अपने से मांगेंगे, हर बार। मेरे जिम्मे मेरे पाले की गेंद खत्म, सप्लीमेंट्री इसीलिए है। कह सकते हो हम अगर टेस्ट लें भी तब भी सही ना ले तब भी सही, पूरी सप्लीमेंट्री में तुम्हें पूछेंगे, यही टेस्ट है तुम्हारा, हर चैप्टर पे टेस्ट। न्यूमेरिकल को खाली समझने की कोशिश करो कर क्या रहे हैं, उसी हिसाब से जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। कैपिटल H इज अ सबस्पेस ऑफ R3। H R3 का सबस्पेस है, कैसा है कैसा नहीं है और कुछ नहीं, बस इतनी बात का है कि H R3 का सबस्पेस है। तो अगर सिर्फ इतना ही किसी ने कह दिया कि H R3 का सबस्पेस है तो कंफर्म है देयर एग्जिस्ट कैपिटल A 3x3। यहाँ पर आपको हमेशा हर किस्से में एक 3x3 की मैट्रिक्स ऐसी जरूर मिलेगी सच दैट जो इस प्रकार हो कि आप कह सको कि कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल A और ये मिला हुआ सबस्पेस H दोनों आपस में बराबर होंगे। या दूसरी भाषा में कैपिटल H के कॉलम H को स्पैन कर सकते हैं। इसी की अगली लैंग्वेज अगर लिखें ना तो स्पैन ऑफ columns of capital A is equal to H। अगली भाषा में बोले ना, अगली भाषा में, तो अगली भाषा ये है स्पैन ऑफ columns of capital A is a subspace of R3। एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिख दी गई। अगर H सबस्पेस है हाँ। तो उसकी थर्ड इंटीजर 0 मान है, वो भी तो उसका सबसेट हुआ R3 का। तो उसमें कोई भी A से मल्टीप्लाई करेंगे जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी फिर भी लास्ट वाले 0 रहेगी, तो पूरा का पूरा स्पैन नहीं कर पाएगा ना। दोबारा सोचो अपनी बात, बाकी दोस्तों H जो है R3 का सबस्पेस है। हाँ ना, तो H में कुछ मतलब कुछ वेक्टर तो ऐसे कुछ लाइन वेक्टर होंगे R3 के, ये सबस्पेस फॉर्म कर रहा R3 का। फिर उसके बाद तो R3 को स्पैन करने का मतलब R3 न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ना तुमको सीखना पड़ेगा। ये वो चीज है जिससे भाग के कोई काम नहीं चलेगा, और अगर न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं आया तो फिर बकवास काम है। सर जैसे H इज सबस्पेस ऑफ आप ले रहे हैं, हाँ H को आप मान लें तो यज को काहे R3 पूरा पूरा मान लोगे। सबसेट तो
स्पेस है ना सर। ये बताओ सब स्पेस है तो क्या R3 के बराबर होगा? सब स्पेस कहा जा रहा है कि H इज द सब स्पेस ऑफ R3, तो क्या हमेशा R3 के बराबर होगा? सबसे वेक्टर स्पेस होगा। हाँ, तो तुम H इज इक्वल टू R3 सीरीज मान के चल दोगे? चलो मान लिया, ठीक है, चलो तुम्हारे कहने से मान लिया H इज इक्वल टू R3। अब बताओ आगे क्या? तो सर ये जो चीज आपने हमारे डिस्कस है हाँ कि इसका जो कॉलम स्पेस है सब स्पेस के इक्वल होगा। हाँ तो फिर इसमें x y z तीन मिलेंगे डायमेंशन में। इसके जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, मैट्रिक्स अपना फॉर्मेशन वो 3x3 के होंगे। ठीक है, फिर और उसके बाद जो इसका कॉलम स्पेस आएगा वो भी 3 डायमेंशन का होगा। R3 से R2 को एक किस्सा हो गया। एक किस्सा ये दूसरा ये कैसे है, मतलब कि जो पूरा स्पेस ले रहे हैं आप बिना लेके सीरीज ले रहे हैं। हाँ, x y तब क्या ये मैट्रिक्स एक्सिस्ट करवा पाओगे? आगे एग्जिस्ट नहीं होगा, हाँ, हमेशा सही है। हमेशा सही नहीं होगा, मतलब पर्टिकुलर किस्से पर सही, तो स्टेटमेंट को फॉल्स लिखा जाए, क्योंकि स्टेटमेंट तो जनरलाइजेशन होता सर है। सही स्टेटमेंट सही है कि अगर x y मिलेंगे तो x y थर्ड इंटू 0 है, मैट्रिक्स तब भी जो बनेगी 3x3 की बनेगी क्योंकि और वाई जेड ले तो वाई y जेड z परसेंट 0 है क्योंकि आखिरी रहा तीन का परसेंट x y z होंगे तो उसमें से 0 करेंगे बाकी तो मान 0 जो तब भी रहेगा उसमें पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लें कोई तो 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लें कुछ 0 बट 0 सेंटीमीटर एक्स वाई प्लेन नहीं लिया, वाई जेड प्लेन नहीं लिया, जेड एक्स प्लेन नहीं लिया, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लिया, तुम कहे h इज इक्वल टू R3 ले लिया। पहले तो चेक में x y ले लिया y z उसके बाद या तो h इज इक्वल टू एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या तो h इज इक्वल टू वाई जेड प्लेन हो सकता है। हम कहते हैं h कोई भी सब स्पेस है लेकिन से कोई नहीं है, तो 0 सब स्पेस होगा। जीरो भी नहीं हो। अब तो किससे ना R3 के पास क्या यही एक सब स्पेस होगा? तो इसका स्पेन ले लेंगे। पहले बताओ हमको R3 के पास कुल कितने सब स्पेस होंगे? वन डायमेंशन वाले कुल कितने होंगे? R3 के पास वन डायमेंशनल वाले कुल कितने सब स्पेस होंगे? R3 के पास वन डायमेंशनल वाले कुल कितने सब स्पेस होंगे? कॉम्बिनेशन किसका क्या कर लेंगे इनफाइनाइट होंगे, ठीक। तो अगर इस सब स्पेस की डायमेंशन 1 हो, मैट्रिक्स एग्जिस्ट कराओ। सब स्पेस की डायमेंशन 1 मैट्रिक्स एग्जिस्ट कराए हैं। इसे x 0 0 ले लिया इसका क्वेश्चन। ये तो वो हो गई एक्स एक्सिस हो गई। आप इन सब को छोड़ के कह रहे हैं हम कह रहे हैं हमको जनरलाइजेशन चाहिए, हमेशा इस थ्योरी को सही मान दो। अगर ये सही है तो हमेशा के लिए सही करो इसको, और या तो फिर गारंटी दो ये पर्टिकुलर पे सही है, हमेशा सही नहीं होगी तो एक काउंटर एग्जांपल चिपकाओ। और टू डेफिनेशन में जो प्लेन प्लेन पासिंग टू ऐसा सब इसको बताओ। हाँ, तो इसका मतलब स्पेन कह रहे हैं आप किसी भी मानती है किसी प्लेन पासिंग टू कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ एक बात कह रहे हैं, बस एक बात कि हमको सिर्फ इतना दिया गया कैपिटल H कोई सब स्पेस है R3 का। तुम ये जो कह दिए ना H इज इक्वल टू R3 ले लें, अगर सर कोई सब स्पेस है तो 0 सब स्पेस ले लें, तो उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कॉलम स्पेस से तो नहीं बनेगा ना। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही सही हो जाएगा ना। प्रूफ करो, हर किस्से में प्रूफ करते हैं। अगर स्टेटमेंट तीन चार किससे हो गए इसके कौन कौन से जैसे x हो गया y हो गया z हो गया x 0 0 बचकाने किस्से, मैच्योरिटी, लाइफ टाइम पहला सब इंश्योरेंस। स्पेस ले लें हाँ, x 0 0 दूसरा ले 0 y 0 0 तीसरा 0 0 z ले लें और अगला ले x y 0 0 y z कई केस बनाओगे, कई केस बनाओगे, यही तो सीखने की बात है। इस हिसाब से तुम कुल कितने केस बना पाओगे? भाई पहले x एक्सिस का किस्सा बनाओ, फिर y एक्सिस का बनाओगे, फिर z एक्सिस का बनाओगे, फिर x y प्लेन बनाओगे, फिर y z प्लेन बनाओगे, फिर z x प्लेन बनाओगे। ये तो फेमस स्पेन ले लेना इनका इसका इसका इन्हीं का x एक्सिस का स्पेन ले लें हाँ उसमें आ जाएगा हाँ, y एक्सिस का ये x एक्सिस का स्पैन खुद x एक्सिस ही होगा। आप बताओ y एक्सिस का स्पैन खुद y एक्सिस होगा। स्पैन ऑफ 1 2 3 h बनेगा, ठीक। जब तुमको तो एक पाइवट शिफ्ट करेंगे, एक पाइवट, तो गौर करो हम एक पाइवट शिफ्ट कर रहे हैं ना,
हम इसको बना रहे हैं सिंगल पाइवट मिलेगा, सिंगल पाइवट मिलेगा, लेकिन इसका कॉलम स्पेस करोगे ना तुमको ये नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी यही तो है कि हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकें और हमेशा इस स्टेटमेंट को सही कर रहा। तो जब तुम ये कहते हो ना मैट्रिक्स ऐसी बनाए, कैपिटल एच की डायमेंशन को 1 रख दे, कैपिटल एच की कुल, अब सुनो अब हम बोल रहे हैं, अब ध्यान देना इस बात को, क्योंकि सीखना बेसिकली ये है कि आप कैसे इस चीज को पूरी मैच्योरिटी के साथ बोलोगे कि सामने वाला तुरंत अडॉप्ट कर ले आपकी बात, गलत ना होने पाए। ध्यान से सुना, इन्होंने कहा इन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं, सॉल्यूशन देखना, बाद में बोलेंगे ट्रू होगा फॉल्स होगा, अभी कुछ नहीं पता, कुछ लिखो ना, सिर्फ देखो इसको। इन्होंने कहा कैपिटल एच कोई भी सब स्पेस है किसका, R3 का, तो हम पहली लाइन इन्हीं की लिख देते हैं, H इज सब स्पेस ऑफ R3, क्लियर है। लेकिन R3 की डायमेंशन कितनी होती है, 3, तो R3 के अंदर जो सब स्पेस आएंगे उनकी डायमेंशन कितनी होगी, मैक्सिमम 3 हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन H के डायमेंशन की बात करें, दिमाग चलाना, H का डायमेंशन कितना हो सकता है, 0। अब सुनना, जिस दिन H का डायमेंशन 0 हो गया उस दिन कैपिटल H इज इक्वल टू हाँ या ना, H इज इक्वल टू ओनली ओरिजिन, इसके अलावा कुछ, क्योंकि H है किसका, R3 का, इसलिए 3 एंट्री वाला है। अच्छा अब की बात सुनो, H की डायमेंशन और कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर H की डायमेंशन 1 होगी तो पक्का ज्योमेट्रिकली H कौन होगा, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मानते हो इस बात को। और जिस दिन आप कहते हो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, आप 1 डायमेंशनल के सारे सबस्पेस की गणना कर चुके हैं, x एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, z एक्सिस पासिंग थ्रू द, अब जितने रेडियस वेक्टर आप निकलेंगे ना सब पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकाले, सारे समेट लिए, एक में ही सब निपटा दिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुम बार बार x प्लेन y प्लेन सॉरी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ले रहे थे सब समझ गए। अगला सुनना, इसमें प्लेन वाले आ जाएंगे, डायमेंशन 2 होगी, तो डायमेंशन 2 होने का मतलब आज H को अगर कहा जाए तो H ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सरफेस आ जाएगा। अब सुनो गाइस, सरफेस सरफेस नहीं, अब सुनो ना, इसकी डायमेंशन कितनी, 3, जिस दिन H की डायमेंशन 3 लगी ना उस दिन H कुछ और नहीं, H इज इक्वल टू खुद कितना, R3, मामला ही खत्म। इस 3 के अलावा सॉरी इस 4 के अलावा कोई और किस्सा बनता ही नहीं, और आपने सारे किस्से इसी 4 पे समेट दिए, जितने टाइप के सब स्पेस हो सकते सब इसमें आ गए। ठीक, सवाल उठा, ये तो H की बात हुई, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो देखो ना मैट्रिक्स कैसे बनती है, मैट्रिक्स बनेगी जितने भी मेंबर आ रहे हैं। अच्छा मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की बनानी है, ये 3 गुणे 3 की। ये बताओ अगर H की डायमेंशन 0 है तो H के पास केवल कौन आना चाहिए, सिर्फ ओरिजिन आना चाहिए। उस दिन हम मैट्रिक्स देखो क्या बनाएंगे, उस दिन हम मैट्रिक्स बनाएंगे दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 3 गुणे 3 की है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन हुआ। और सोचो कंस्ट्रक्शन में एक चीज का ध्यान रखो, ये जो मेन बात सीखी, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्री लगाई गई या जितने भी कॉलम लगाए गए वो सारे कॉलम हमने कहां से उठाए हैं, H से ही उठाए हो। ठीक, अगली बात सुनना, अब ये डायमेंशन कितनी कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब H को देखना, H इज इक्वल टू 1 डायमेंशन ले रहे हैं तो H इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला वेक्टर कौन, दूसरा वेक्टर कौन, तीसरा वेक्टर कौन, V3। लेकिन सवाल ये उठा कि इसका कॉलम स्पेस सॉरी H कहते हैं A इज इक्वल टू दिस, और हमको कहना है कॉलम स्पेस ऑफ A और H दोनों आपस में बराबर आए। ये केवल एक दिन हो सकता है बस, जिस दिन इसके अंदर जो कॉलम भर रहे हो ये कॉलम खुद कहां से लिए जाएं, H से ही लिए जाएं।
H का ही वेक्टर उठाओ और सुनो वेक्टर किस तरीके से उठाओ, ऐसा उठाओ ना कि यहाँ V1 रखो तो बाकी के दोनों इसका मल्टीपल रखो, बाकी के दोनों इसका मल्टीपल रखो, डायमेंशन हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। कॉलम स्पेस ऑफ A की डायमेंशन कितनी है? 1। H की डायमेंशन कितनी? 1। H के अंदर में भरा गया पहला कॉलम खुद किसका मेंबर है? H का, तो इसका स्पैन भी कम होगा, H कोई दूसरा स्पैन होने वाला नहीं। पता चला कंस्ट्रक्शन कहाँ क्या मांग रहे थे? इसी की डिमांड कर रहे थे कि आप इन कॉलम को कैसा लगाओगे, नकल देखना। वन टू थ्री, इस पूरी लाइन को अगर H कहा जाए तो दिस इज द सब स्पेस ऑफ R3 पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टेकिंग द डायमेंशन 1। इसकी डायमेंशन 1 है। आपकी गौर करना, मैट्रिक्स देखना, किसी ने गलती से मैट्रिक्स ये बना दी, 8 दोनों, अब सुनो, 8 इनके 8, 8 दूनी 16, ठीक, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अगला किसी ने ये बना दिया 8 से डिवाइड करके 1, 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4, 2 से डिवाइड करो कितना? 9/8, 9/2, 2 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा हाँ 8 से करें, 8 से करें तो ये कितना? 1, ये हो गया 1/4 और ये 9/8। ये बताओ इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी? 1 आएगी, ठीक, इसकी रैंक 1 है, तो इसके कॉलम का जो स्पैन होगा वो पहले ही कॉलम से स्पैन हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बताओ क्या 8 दोनों तुम्हारे इस पर आएगा? गलती मिली। जब आप अलग अलग से बनाओगे ना, ये जनरल थ्योरी नहीं अप्लाई करोगे तो आप ये गलती मार रहे हो, क्योंकि तुमको ये बात कहनी है कि जब इसके कॉलम का स्पैन H बनाना है तो इसके अंदर जो भरा जाएगा वो हर एक कॉलम इसी H से ही भरा जाएगा, कहीं और से भरा नहीं जाएगा। इनकार सीधा। H1 को बनाए, अच्छा इसको गौर करना, ये कौन? ये हम कह दिए ये H2 है, पहला कौन है? H1, दूसरा H2, दोनों की डायमेंशन कितनी है? 1 है, ठीक, दोनों की डायमेंशन 1 है और दोनों के लिए मैट्रिक्स चाहिए और हमने ये मैट्रिक्स उठा ली, लेकिन इस मैट्रिक्स की ये एंट्री H2 की है, तो क्या इसका स्पैन H1 को बना पाएगा? नहीं मिला ना कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर भी एक मैट्रिक्स होगी जो H1 को अकेले बना सकती है, कौन सी? हाँ 1 2 3, इसका मल्टीपल कर दो बस। हर बार तुमको एक 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अपने को ना ये कंस्ट्रक्शन चाहिए था, ये सर आप 2+3 वॉल्यूम बनाइए। लो अभी बना रहे हैं 2x3 में कौन सी? एक मिनट, हम 3x2 बोले, 3x2 इसका स्पैन देखो, 3 का 1 बन सकता है, 2 बन सकता है। बिल्कुल, ये तो मेहरबानी है कि आपने कह दिया कि 3x3 बताना। आप ये ना कहते ना तो हम 3x1 भी बना देते, 3x2 भी बना देते, 3x3 भी बना देते। लेकिन अब सुनना, जिस दिन तुमसे कहा ना 3x2 वाली बनाने को, जिस दिन 3x2 बनाने को, उस दिन सब स्पेस की डायमेंशन मैक्सिमम कितनी चढ़ सकती है ये सोच लो, बस 2 तक चढ़े, रोक लग गई। उस दिन कभी भी H इज इक्वल टू R3 नहीं हो सकता। आप समझ गए? तो मेन बात जो थी, जहां तुम फंस रहे थे और जो हम चाहते थे, हम कंस्ट्रक्शन चाहते थे, और कंस्ट्रक्शन में इस बात की गवाही देनी पड़ेगी कि आप जो मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो उसके कॉलम आप कहीं और से नहीं, उसी सब स्पेस से भरोगे, किसी और दुनिया से नहीं भरोगे। अच्छा इस पे ध्यान रखना, V2 इज द मल्टीपल ऑफ V1, V3 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ V1। नहीं, कभी-कभी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए नीचे लिख देना V2 V3 बोथ आर मल्टीपल ऑफ V1 ना, V2 V3 बोथ आर मल्टीपल ऑफ V1। थोड़ा तो ऊपर लिखना, तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना ना। अच्छा तो ऐसा जिस दिन होगा ना उस दिन क्या कर रहे हैं? हाँ एक और बात जो लिखनी है, ये बात VI बिलोंग टू द कैपिटल H, जो भी वेक्टर भरो वो H का ही भरोगे हर बार। तो ऐसे किस्से में कॉलम स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा? बाकी दोनों सेम टू सेम कंडीशन पे चलेंगे। अभी कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं? इसको अलग हट करके लिखेंगे यहाँ पर।
इसका जस्टिफिकेशन यही कर देते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू वेक्टर V1, वेक्टर V2, वेक्टर V3। ये हुआ वेयर Vi बिलोंग टू द कैपिटल H, पहली बात। एंड दूसरी बात, बोलो अगली लाइन क्या लिखें? अगली लाइन क्या लिखें? Vi बिलोंग टू H लिख दिए, अगली लाइन क्या लिखें? कैपिटल A इज इक्वल टू, हाँ किसी एक का ले लीजिए, चाहे V1 चाहे V2, किसी का एक मल्टीपल। नहीं, तब तुम अधूरी बात फिर बोल रहे हो, फिर मैच्योरिटी चाहिए। अगर तुमसे कितना कहते हो V3 इज द मल्टीपल ऑफ V1, तो तुम अभी इसकी गारंटी ले दे V2 इज द मल्टीपल ऑफ V1 और नॉट, ये वन डायमेंशनल तक सिकुड़ सकता है। तब तुमको ये लिखना पड़ेगा एंड V1, V2 इज, सिर्फ यही दो LI हो सकते हैं बस, सिर्फ यही। इसको बोल दो, अब आगे बोलते हैं ना V3 इज द, हाँ आगे ये कहते हैं बट V1, V2, V3 इज एंड LI LD शामिल कर दिया। जब आप इन तीनों कॉलम को इकट्ठा लोगे तो LD बन जाएगा, लेकिन दो लोगे तो कैसा रह जाएगा? LI बन जाएगा। और इसका किस्सा तो सबसे बेहतरीन, H इज इक्वल टू 3 डायमेंशन वाला, H इज इक्वल टू खुद को R3। जब खुद ही R3 हो गए तो R3 के सारे इन्वर्टिबल वाले वेक्टर लेकर के बनाते रहो, दिक्कत ये। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम हर बार ऐसा बना सकते हैं, ट्रू। जब आप कहिए हम ऐसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर देंगे जिसका कॉलम स्पेस निकालते ही कैपिटल H के बराबर आ जाएगा, क्योंकि H के कुल 4 हिस्से हो सकते हैं बस, आइदर डायमेंशन 0 और डायमेंशन 1 और 2 और 3। जिस दिन 3 होगा उस दिन सुपर कंडक्टिविटी है। अब बात समझ में आई? मेरी डिमांड ये थी तुम लोगों से। हालांकि अपने जस्टिफिकेशन में हम ये नहीं, मेरा जो अपना जस्टिफिकेशन है वो ऐसा नहीं, ये तुम लोगों को समझाने के लिए। हमको पता है कॉलम इधर से उठा लेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, इफ डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 1 देन टेक A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 3x3। इफ डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 2 देन कैपिटल A contain 2 pivot columns and 1 non pivot column, that is we can take A is equal to V1 V2 2V2 और V1 V2 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। हम इस बात को छिपा लिए हैं कि सारे कॉलम H से भरे जाने चाहिए, इस बात को छिपा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैट्रिक्स आप जो बना रहे हो कॉलम स्पेस उसके बराबर आता है तो आप बाहर नहीं जा सकते। इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा 3 गुणे 2 वाला याद रहेगा, 3 गुणे 2 पर भी सही होगा, लेकिन 3 गुणे 2 पर ये वाला किस्सा सामने नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैक्सिमम डायमेंशन आप 2 तक जाओगे तो इतना दिया रहता है, ठीक। इनमें 3 गुणे 2 नहीं दिया गया है, याद रखना। हो जाए तो बताना, फिर इसको बताना। के बाद क्यों पढ़ा है, हटा दे इसको। क्यू पे लिखना स्टेटमेंट क्यू। इफ कैपिटल A इज m क्रॉस n Q
m cross n and rank of capital A is equal to m and rank of capital A is equal to m. Then the linear transformation, then the linear transformation x to ax is 1 to 1. Is 1 to 1. तब ऐसे केस में जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1 to 1. कैपिटल ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसकी रैंक m है, ठीक. तो ऐसे केस में जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा x to ax वो 1 to 1 होगा. नहीं, फॉल्स. बाकी लोग सारे लोग फॉल्स पर सहमत रखते हो. ये रैंक n कर दीजिए. रैंक n कर देगा. अभी गारंटी नहीं है, तभी पास कर. अभी हाँ. सब तक प्रूव हो जाएगा. 1 नहीं है, आंटू हो जाएगा. 1 नहीं, सिर्फ ये बात के लिए सही हो जाएगा. हाँ, नॉट नहीं. अगला स्टेटमेंट लिख ही देना है, क्या जा रहा है. If capital A is m cross n and rank of capital A is equal to m, then null space of capital A dimension of null space of capital A greater than 1. अगर कैपिटल A m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ A इज इक्वल टू m है, तो ऐसे केस में डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A ग्रेटर देन 1. अगला स्टेटमेंट, इफ कैपिटल A इज m cross n and rank of capital A is equal to m, then dimension of null space of A is greater than or equal to 1. ये और एन के कंपैटिबल रहता है. बोलो. ये और एन डिस्टिंक्ट होंगे. क्या करें इसको? गलत काटे सीधे सीधे. गलत. गलत. अच्छा, सही कब होगा? डिस्टिंक्ट. जैसे ये हम और इनकी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, क्या मतलब ग्रेटर होगा या लेस होगा. डिस्टिंक्ट है. अब डिस्टिंक्ट में ये तो दिक्कत आ जाएगी. रैंक ऑलरेडी तभी रैंक फिक्स है. स्टेटमेंट सही का तो एक बोलो, स्टेटमेंट सही हो जाए. ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स. हाँ, इसमें सिर्फ m और n को डिस्टिंक्ट दिखा दें. वन नहीं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये नीचे वाला में ग्रेटर आर को 0 कर दें और सही हो जाएगा. ये करते ही सही, ये करते ही सही. जैसे सारी पॉसिबिलिटीज में काटे. बाकी लोग अरे ये इंटरेक्शन को ये इंटरेक्शन की मैट्रिक्स ले लें, n के को पाइवटेड कर दें, डायमेंशन ऑफ इसको 0 हो जाएगा. जब 9 पाइवट छोड़ दें हम आ जाएगा डायमेंशन. अगर कॉलम कम ले लिए तो नहीं, रैंक ऑलरेडी बाउंड कर चुके तो कॉलम कम ले ही नहीं सकते. मैक्स रो होगा. रैंक बाउंड कुछ लोग झिझक के बोल रहे हैं, कुछ लोग झिझक रहे हैं. क्या झिझक रहे हैं?
सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखे, कैपिटल ए क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक m कह दी गई है, मतलब सारी की सारी रो पाइवट हो चुकी है, तो बड़े बोल दो सारी की सारी रो पाइवट हो चुकी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आंटो बन चुका है। जैसे अब सारा दारोमदार कॉलम के ऊपर बचा कैसे? और ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए या तो 0 हो जाएगी, जिस दिन कॉलम और रो बराबर होंगे तो सारी रो पाइवट सारी कॉलम बराबर हो गए, उस दिन डायमेंशन नल स्पेस की कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि नॉन पाइवट की संख्या कितनी 0। अब खुदा न खास्ता एक भी कॉलम ज्यादा निकल गया, कम हो नहीं सकता क्योंकि आपने सारी रो पाइवट कर दी है, ज्यादा हो गया तो पक्का 0 से ज्यादा होगा। सही, बस ऊपर वाले की बात सोच लो, कैपिटल ए उसकी रैंक कितनी है m है, तो कह रहे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ a इज ग्रेटर देन 1। नीचे वाला सही ऊपर वाला कैसे सही हो सकता है, उसको गलत होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले इसलिए सही हो गए क्योंकि अपने अंदर में इक्वलिटी को भर लिया था, ये अपने अंदर इक्वलिटी नहीं रखे इसलिए गड़बड़ा जाएंगे। जिस दिन m और n बराबर हो गया उस दिन 0 दे देगा, तो पर्टिकुलर कंडीशन एक दूसरे को थोड़ी मतलब कि इसीलिए तो दोनों साइड बाय साइड ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। अभी यही बात समझिए, इसको लिखना चाहो लिखो ना, इतना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बताएं इसकी कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाले का जस्टिफिकेशन दो, क्या लिखा है, कैपिटल ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू m है, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x to ax is 1 to 1। फॉल्स, जस्टिफिकेशन में क्या लिखा है, True only when rank of A is equal to m। स्टेटमेंट True ट्रू ओनली rank of A। when m is equal to n। Sure। रो और कॉलम की संख्या बराबर कर दो, जी सर। रो कॉलम की संख्या बराबर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा ऑन्टो, क्योंकि सारी रो पाइवट तो सारे कॉलम पाइवट लिख दो। क्यू तक हो गया, आज चलो बहुत फास्ट किए गए हैं ना, बहुत फास्ट और खाता है। इफ कैपिटल ए तो सब किताबों में इफ कैपिटल ए इज m क्रॉस n and the linear transformation अगर कैपिटल ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है x to ax इज ऑन्टो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन्टो है, इज ऑन्टो, then rank of capital A is of full rank। ध्यान रखना डेविड सिंह ने नहीं बदल दिया, उनके अकॉर्डिंग के नहीं बात। करो आपको चला गया से निकल रहा है। ट्रू लिख के जस्टिफाई कर दो। फुल रैंक का मतलब आइदर रैंक इज इक्वल टू m और इज इक्वल टू n, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन्टो सो रैंक इज इक्वल टू m। देख लेना ट्रांसफॉर्मेशन x to ax is onto, it implies that all row of capital A becomes pivot row
true in echelon form. In echelon form, this implies that rank of capital A is equal to m. This implies that capital A is of full rank. Capital A is of full rank. यस, बहुत आसान, लिखो चाहे ना वाली बात में है। A change of coordinate matrix always in vertical. A change of coordinate matrix is always invertible. Is always invertible. ये तो पढ़ी पढ़ाई थ्योरी। ट्रू लिख के लिख दो सीधा टेक्स्ट, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इसके बारे में ट्रू लिखो और आगे लिख देना सीधा टेक्स्ट। टी आखिरी चल रहा है इस पे, कल से जल्दी करते हैं, आज खत्म हुआ। टी में देखो, टी का स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, ध्यान देना। टी में क्या है? If capital B, B1, B2, so on, Bn. If capital B is the collection of vector B1, vector B2, up to so on, vector Bn, and capital C is equal to collection of C1, C2, up to so on, Cn are basis for a vector space capital B. Are basis for a vector space capital B. अगर B और C दोनों किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल B के लिए बेसिस का काम करते हैं, then the jth column of the change of coordinate matrix then the jth column of the change of coordinate matrix PB to C is the coordinate vector CJ B. कैपिटल B कैपिटल C दोनों किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल B के बेसिस हैं। तो कह रहे हैं जो आपकी चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनेगी उसका जो jth कॉलम होगा वो B कोऑर्डिनेट ऑफ CJ होगा। सही नहीं बात से समझ गलत है। C कोऑर्डिनेट ऑफ बीजे बनेगा। हाँ, पहले ये लिखिए तुरंत। B to C जाएगा। यहाँ आ रहे हैं B to C और B कोऑर्डिनेट ऑफ X। हम कहते हैं जिधर जा रहे हैं उसकी तरफ देखो कौन है, C कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का हर कॉलम जो भरा जाएगा वो कौन होगा, C कोऑर्डिनेट। और ये क्या भरा है, B कोऑर्डिनेट। यही गलत है, लिख देना इट इज
आप बोलो क्या लिखें, क्या होगा ये? इट इज सी कोऑर्डिनेट ऑफ जी। हाँ, दोनों का रोल इंटरचेंज करो। इट इज द सी कोऑर्डिनेट ऑफ ओल्ड बेसिस एलिमेंट बीजे। जो पुराना बेसिस है उसके एलिमेंट का सी कोऑर्डिनेट होगा, सी कोऑर्डिनेट ऑफ बीजे। ट्रू फॉल्स को अब शुरुआत होती है वेक्टर की असली 2 से 3 4, अब जा करके ये खत्म होता है। इसी में हम लोग और बढ़ा दिए, रही सही कसर पूरी करके। कितने बढ़ाए और एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से एक कॉलम स्पेस वाला बढ़ा दिए, और उसके बाद एक ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला बढ़ा दिए, नहीं 3 बढ़ाए। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाले 2 और उधर वाला कॉलम स्पेस 4। नहीं, एक करवा चुके थे, एक कल करना ना, एक रो स्पेस बराबर करने वाला कल 3 करवा दिए उसी बात। तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और कर दे, अभी पूरा हो जाए। पूरा पूरा चल रहा है, एक सवाल बनाना चाहता हूँ, अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद बनाएंगे। हाँ, अंदर से वो भूल मारता है, वो कहीं ना कहीं तक भूल देगा, या शायद आगे चलते हुए कोई अच्छा ऑप्शन दिख जाए। नहीं, इसको हटाते हैं। दूसरे पे आओ, दूसरा लिखना, फाइंड अ बेसिस फॉर द सेट, फाइंड अ बेसिस फॉर द सेट, फॉर द सेट ऑफ all vectors of the following. Find the basis for the set of all vectors of the following. All vectors of the following. और फॉर्म का दिया गया है a minus 2b plus 5c, a minus 2b plus 5c। दूसरे इंटीग्रेट 2a plus 5b minus 8c, 2a plus 5b minus 8c। अगली इंटीग्रेट माइनस a minus 4b plus 7c, माइनस a plus minus 4b plus 7c। और आखिरी इंटीग्रेट 3a plus b plus c, 3a plus b plus c। कह रहे दुनिया में जितने भी वेक्टर दिखने में इसके जैसे हैं, उस सारे वेक्टर को इकट्ठा कर लो और उसके पूरे कलेक्शन के लिए आप एक बेसिस बनाएं। तुम लोग बेसिस निकालते रहो, कुछ हम देखते हैं इसमें। For capital S is equal to collection of a minus 2b plus 5c, 2a plus 5b minus 8c, minus a minus 4b plus 7c, एक यहाँ नीचे लिखे हैं
3a plus b plus c such that a b c belong to the R. Span of capital S is a subspace of R4. दूसरा, dimension of capital S is equal to number of essential arbitrary constant, number of essential arbitrary constant to construct capital S. Number of essential arbitrary constant to construct capital S. नहीं आगे बात, to construct capital S. कैपिटल एस की डायमेंशन पुनः आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर है, जो जरूरी है कैपिटल एस को जनरेट करने के लिए। तो कंस्ट्रक्ट कैपिटल एस यानी कैपिटल एस के मेंबर को जनरेट करने के लिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है वही कैपिटल एस की डायमेंशन है। तीसरी बात, डायमेंशन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू is greater than or equal to 2। चौथी बात, for capital A belong to the capital S, dimension of row space of capital A is equal to 1। पांचवी बात, for capital A belong to the capital S, dimension of row space of A is greater than 1। छठी बात, for A belong to the capital S, dimension of column space of capital A is equal to 2। सातवीं बात, for capital A belong to the capital S, dimension of column space of capital A is equal to 1। There exists some A comma B belong to the capital S जहाँ पर A does not equal to B such that column space of A is equal to column space of B। ये ऑप्शन मिलते हैं 8 पे होगी, बाकी सोचने की बात है, इनको थोड़ी देर के लिए रोक दें, तब तक तुम लोगों को सोचने का टाइम मिल जाए। चलो सुनो, सबसे पहला काम एक काम करो, कैपिटल एस के मेंबर को तोड़ते हुए देखो ये एक्चुअल में किस फॉर्म में जाएगा।
मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। यही इतना है ना, देखना। अब इसको लिखो, ये करें फाइंड द बेसिस फॉर द सेट। उस सेट के लिए बेसिस बनाइए जिस सेट के अंदर जो वेक्टर कंटेन है वो दिखने में इसके जैसे है। तो अब देखना हम उस सेट को लिखते हैं, क्योंकि काम तो मेरा इसी से होने वाला है। कैपिटल S is equal to collection of all the vector of the form, ये सामने है कितना, a minus 2b plus 5c, a minus 2b plus 5c। अगला कौन है, 2a plus 5b minus 8c, 2a plus 5b minus 8c। अगला कौन होगा, माइनस a minus 4b minus 8 minus 4b, और फिर कितना प्लस 7c, और लास्ट वाला बोलता हूँ मैं, लास्ट में 3a plus b plus c, 3a plus b plus c, बहुत छोटा हो गया ये। अच्छा, जहाँ पर सच दैट a b c ये लोग हैं आर्ग्यूमेंट पर, ठीक। इसको अगर तोड़ करके लिखा जाए तो इसका मतलब कैपिटल यस लिखा गया है, कैपिटल यस इज इक्वल टू a इंटू 1 2 minus 1 3 plus b into minus 2 5 minus 4 minus 2 5 minus 4 1 plus c into 5 minus 5 minus 8 7 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब हम कैपिटल यस को लिख सकते हैं, फिर हम ऊपर वाला हटा रहे हैं, इतनी सारा काम कर रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल यस को लिखा जाता है, कैपिटल एस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, वास्तविकता में कैपिटल एस में जितने लोग रखेंगे, यहाँ पर ये बात जरूरी है, ए बी सी बिलोंग टू द आर। हर बार ए बी सी की वैल्यू रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, बार बार इन्हीं तीन का जोड़ मिलेगा। जब बार बार इसी तीन का जोड़ मिलेगा, चौथा गलत करें, सोचे रखना, कभी कभी तारीखें उल्टी होती हैं। इसकी जगह पांचवा कर दें, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, हम हट गए। ये जो कुछ भी होगा कैपिटल यस का मेंबर इन्हीं तीन लोगों को जोड़ने से बनेगा। तो इसका मतलब कैपिटल यस इज द स्पैन ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कह दें, वेक्टर v1, इसको कह दें वेक्टर v2, और इसे कह दें वेक्टर v3। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, यही होगा। अब अगला काम है ये चेक करना, क्या ये तीन लोग एल आई है कि एल डी। ये काम चेक किए हो, ये चेक किए। इन तीनों को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाओ, तीनों को लेकर के पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और इक्लान फॉर्म में चेंज करके बताओ पाइवट किस पे आया, पहले और दूसरे पर पाइवट आया, तीसरे वाले पे नहीं आया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ v1 v2, ठीक। या तो हम लिख सकते हैं स्पैन ऑफ, दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ v1 v3, सही है गलत? दूसरा कॉलम डिलीट करो, तीसरे पे पाइवट शिफ्ट होगा। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर चुन लो, v1 v2 ले लो या v1 v3, वो उसके लिए बेसिस का काम करेगा। यानी पूरे कैपिटल एस में कुछ नहीं, सिर्फ इसी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन या इस दो का जैसा मर्जी वैसा लीनियर कॉम्बिनेशन करते चले जाओ, पूरा कैपिटल एस तैयार हो जाएगा। कैपिटल एस की सिर्फ दो लोगों से कैपिटल एस बन रहा है और दोनों लोग एक दूसरे से एल आई है। तो इसका मतलब कैपिटल एस की डायमेंशन कितनी है, कैपिटल एस की अपनी डायमेंशन कितनी है, 2, ठीक। अब इसी बात को दिमाग में बैठाना, इसको हम हटा, जो लोग घर पे कर रहे हैं वो लोग मैट्रिक्स बना करके एल आई एल डी चेक कर लेंगे, यानी साफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये बताओ कैपिटल एस को अगर बनाना है तो a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 करना है, a इंटू v1 प्लस b इंटू v2, यानी कैपिटल एस के हर मेंबर को लिखने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने लगाने हैं, सिर्फ 2। वो जो 3 दिख रहे थे वास्तविकता वो 3 नहीं बल्कि कुल कितने दिख रहे हैं,
दो ही, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल एस में जो जरूरी आर्बिट्री कांस्टेंट फाजिल है एक तो, सी वाला फालतू अपने को जरूरत नहीं। आर्बिट्री इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या सिर्फ कितनी हुई? दो, और वही अपनी डायमेंशन में। तो इसका मतलब दूसरा सीधे सीधे हाँ एलिमेंट सीट गलत बात से सही। कुछ और चल रहा था, कुछ और कुछ इसीलिए ना आपको कोई नहीं लिखा अभी एक को नहीं लिखे, ऑप्शन नहीं लिखा अरे लिख डालो यार महाराज, पहले लिख डालो था गाइस। उसका सॉल्यूशन तो निकल चुका, उसका सॉल्यूशन तो दोनों कॉलम चुन लो, बेसिस मिल गया। बेसिस ही तो मांगा था, पहला दूसरा कॉलम ले लेंगे, पहला तीसरा ले लेंगे, बन गया बेसिस। उतना काम तो तुम लोग बड़े आराम से कर सकते हो। वही करने का वो नहीं लगेगा। तो फिलहाल ये पहली बात तो 100% सही है। इसलिए सही है क्योंकि इसे अगर गौर करो तो ये V1 V2 इन दोनों से स्पैन होगा। V1 में कुल कितने वेक्टर होंगे? V1 में कुल कितनी एंट्री होगी? वेक्टर V1 में 4 एंट्री। कौन सी? 1 2 -1 3, यही V1 होगा। V2 कौन होगा? -2 5 -4 1, 4 एंट्री का वेक्टर जोड़ेगा तो 4 एंट्री का ही बनेगा। इसका मतलब जो 2 डायमेंशनल सबस्पेस बन भी रहा है वो किसका होगा? R4 का होगा। तो इसका मतलब पहली बात ये सही हो गई, दूसरी सही हो गई, इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट 2 लगेंगे। तीसरी बात कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ S ग्रेटर देन R इक्वल टू 2, ग्रेटर देन R इक्वल टू 2, तो 2 तो हो ही रहा है, एक जगह तो सेटिस्फाई है, ग्रेटर देन नहीं होगा। जानते हो अगर ये साफ लिखते हैं डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू 2 तब उसको न काट दो, क्योंकि तब इस पे साफ दिखता है डायमेंशन 2। अभी क्या? अभी धुंधला दिख रहा है। अभी इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट की वर्डिंग अलग से जोड़ दी है, इसलिए ये भी सही है, ये भी। डायमेंशन 2 या 2 से बड़ी, 2 से बड़ी नहीं हो सकती लेकिन 2 होगी, तो ये सही। इन पर फॉर कैपिटल A बिलोंग टू द S, कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है जो किससे बिलोंग करती है? यस से। या ये कहो कैपिटल A यस का कोई एलिमेंट है, याद रहेगा, कैपिटल A यस का कोई एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ऑब्वियस सी बात है कैपिटल यस के अंदर जो भी है वो कॉलम वेक्टर बैठा हुआ है। कॉलम वेक्टर भी एक मैट्रिक्स ही होता है। ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू 1। चौथा कितने लोग सही काटेंगे? क्यों? सर दोनों नॉन पाइवटेड आ रही हैं, सॉरी पाइवटेड आ रही हैं, दो कॉलम पाइवटेड आ रही हैं। अरे पूरी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, एक भी हो सकता है, 2 कॉलम से 3 कॉलम हो सकते हैं। कहे 3 कॉलम हो सकते हैं, कहे 3 कॉलम हो सकते हैं, बताओ। यही बतिया तो समझाने के लिए उस ऑप्शन को बनाए। डायमेंशन तो कॉल आर यूज रिसीव करना नहीं, 3 कॉलम में डायमेंशन। ये बताओ कैपिटल S इज द कलेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यही तो है। ये कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है? 4 + 3 अरे ये कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है? 4 + 3 4 + 2। अच्छा ये मैट्रिक्स पूरा है, ये कितने गुणे कितने की 4 है? + 1 की है, हाँ 4 + 1 की है। मतलब कैपिटल S के अंदर बैठा हर मेंबर 4 गुणे 1 का होगा। कैपिटल S के अंदर बैठा हर मेंबर 4 गुणे 1 का होगा। इसीलिए तो मेंबर की बात की, हम कैपिटल S का सबस्पेस थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम कैपिटल S का केवल एक मेंबर उठा रहे हैं कैपिटल A, और कैपिटल S के अंदर जो बैठा है वो सब के सब कॉलम वेक्टर बैठे हैं। ये पूरा जुड़ करके एक ही तो एंट्री बनाएगा, ये पूरा जुड़ करके एक एंट्री, पूरा जुड़ के एक एंट्री, पूरा जुड़ के 1 2 3 4। तो कैपिटल S का हर मेंबर दिखने में जो होगा यानी कैपिटल A जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल S से, तो खुद 4 गुणे 1 की मैट्रिक्स होगी। रो कितनी? 4 कॉलम कितने? 4 गुणे 1 की मैट्रिक्स कैपिटल A को जरा इक्लान फॉर्म में बदलो, कितने पाइवट चढ़ेंगे? 1 पाइवट चढ़ेगा। तो रो स्पेस की डायमेंशन कितनी? गड़बड़ी मिली? हम लोग किसी को A मान लिए हैं। किसको? पूरे अलग-अलग एंट्री को। मतलब कॉलम- A- कॉलम A बना वाले दिया को अलग से A क्या? वाले को एक कॉलम, B हाँ। वाले को दूसरा कॉलम, C वाले को तीसरा कॉलम। पूरा कॉलम एक हर मेंबर 4 गुणे 1 है, हर मेंबर 4 गुणे 1 है।
हिसाब से गड़बड़ी गड़बड़ी होती है, हम उसी बेस पे लगाया तब गलत है। इसका मतलब अगला गलत हो जाएगा। ये सही, इसलिए सही क्योंकि कैपिटल ए इज ऑफ 4x1 एंड रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए हैज ओनली वन पाइवोटेड रो। तो इसका बेसिस कौन होगा? रो स्पेस कौन होता है? रो स्पेस बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो ऑफ कैपिटल ए। एक ही का तो कॉम्बिनेशन है और सब लेते कहां से? वो ला करके इक्लान फॉर्म में पटक करके लेते हो, तो डायमेंशन कितनी आएगी? एक ही तो मिलेगी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस 1। ये 1 है तो ग्रेटर देन 1 वाली बात है, इसलिए गड़बड़ हो गई। पांचवी छठे भी और सभी सही हो गए। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, गलत है। ये वैसे ही उड़ गया सीधे सीधे। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए सही हो गया। लास्ट में आओ, लास्ट वाली बात, लास्ट वाली बात। There exists some capital A and capital B belong to the capital S. कैपिटल एस के अंदर में आपको दो ऐसे लोग मिल सकते हैं 4/1 वाले, जो खुद बराबर ना हो लेकिन उनके कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ बी। 1 0 0 0 2 0 0 0 दोनों बराबर नहीं है और कॉलम स्पेस बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों का ही कॉलम स्पेस बनाओगे तो क्या बनेगा? एक्स एक्सिस स्पैन ऑफ 1 0 0 0 या स्पैन ऑफ 2 0 0 0 सब कौन होगा? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये बराबर हो सकता है। उलट हो गया तो कहाँ गड़बड़ हुआ इसे? मैट्रिक्स 4+3 की लेके चलने लगे तो उसके जो कोएफिशिएंट लेके मैट्रिक्स बनाएंगे उसी को सारा जिस पे हम लोग इसका डायमेंशन इसका चेक किए थे, हाँ। उसी पे सब उठा के रख दिए। और इसीलिए हम पहले बोल दिए थे, लिखते वक्त बोले थे कैपिटल ए बिलोंग टू द यस। यस के अंदर जो बैठेगा वो केवल और केवल एक वेक्टर बैठेगा, 4/1 का वेक्टर। ये 6 और 7 में चेंजिंग करनी, हाँ 6 और 7 में चेंजिंग करनी तो चौथा पांचवा करवा दिया। अब क्या अच्छा चेंजिंग नहीं कर रही थी। डायमेंशन लॉ ठीक बार चल रहा है चल तीसरे पर आते हैं। तीसरा लिखना, लेट वेक्टर u1 बराबर लेट वेक्टर u1 बराबर -2 4 -6 -2 4 -6। अब हमेशा याद रखना R10 के अंदर जो होगा वो सिर्फ एक ही टाइप की मैट्रिक्स होगी। कितने की? n×1। Rn की दुनिया में सिर्फ उतना ही। लेट u1 is equal to -2 4 -6, u2 is equal to 1 2 -5 1 2 -5 और वेक्टर b is equal to b1 b2 b3 b1 b2 b3 and w is equal to span of vector u1 comma vector u2. Find an implicit descriptions of w. Find an implicit descriptions of w, that is find a set of one or more homogeneous equation. Find a set of one or more homogeneous equations that
characterize the point of W that characterize the point of W, the point of W, वेक्टर u1 वेक्टर u2 दोनों दिए गए हैं 3x1। ठीक, ये कह रहे हैं वेक्टर u1 वेक्टर u2 आपको दिया गया है और आपको वेक्टर b दिया गया है b1 b2 b3 और w को कहा जा रहा है w इज द स्पैन ऑफ वेक्टर u1 वेक्टर u2, इन दोनों के स्पैन से w बनता है। फाइंड एन इम्प्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ w, w के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट डिस्क्रिप्शन बताइए कि w कैसे लिखा जाएगा। दैट इज फाइंड द सेट ऑफ वन और मोर होमोजेनियस इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आप एक या एक से ज्यादा वन और मोर होमोजेनियस इक्वेशन दैट कैरेक्टराइज द पॉइंट ऑफ W, आप उस होमोजेनियस इक्वेशन को निकालिए जिस होमोजेनियस इक्वेशन से आप W के पॉइंट को कैरेक्टराइज कर सकते हो, बता सकते हो। सोचो करना क्या है, कह क्या रहे हैं। सोचना तो नहीं लगता है, 2 मिनट रोक देते इसी पे। इतनी थ्योरी बांटने के बाद ना बिल्कुल नहीं करना था, तुमको खटखट इसके जवाब देने थे। सुनो, कुछ नया नहीं है, ऐसे उसको पढ़ो, जो कह रहा है उतना करते चलो। चलो तोड़ना सीखो ना, सब नहीं तोड़ पा रहे हो अभी तक। u1 u2 हमसे नहीं मतलब, जाओ भाड़ में, हमको इनसे नहीं मतलब, 3 नहीं देख रहे, हम सिर्फ एक बात देख रहे हैं। आप कहेगा W इज द स्पैन ऑफ u1 u2, यही इतनी बात तो कहे, तो इन्होंने लिखना कुछ मत, सिर्फ देखते रहो। W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ u1, u2 लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट एवरी मेंबर ऑफ W, इम्प्लिसिट डिस्क्रिप्शन देना है, दिखने में कैसे होंगे ये लोग, तो देखो ना लिख रहे हैं W इज इक्वल टू C1 x1 u1 लिख सकते हैं, C1 चलो C1 लिख लेते हैं, अरे वेक्टर नहीं, C1 u1 प्लस C2 u2, ठीक, सच दैट C1, C2 बोथ बिलोंग टू द, जो हमारी फील्ड दी गई है, अपने को फील्ड R दी गई है, नहीं चलो R मानते हैं, क्योंकि पूरे डेविड सिल में जब तक कहा जाए R ही लेके चलते हैं। C1 C2 बिलोंग टू द कैपिटल R, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट इफ वेक्टर B बिलोंग टू द W, अगर B W में बिलोंग करता है, then vector B can be written as the linear combination of u1 and u2। मानते हो कि नहीं? लिखो मत ये महाराज, लिखो ना, अभी गड़बड़ा दोगे, हम ये बीच में गलती कर देंगे कहीं ना कहीं पे। ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that vector B belong to the W when, कब बिलोंग करेगा बोलो, अब वैल्यू पुट करो। C1 u1 plus C2 u2 is equal to vector B, तो कितना होगा C1 into u1 बोलो -2 4 और 6 -6 plus C2 into 1 2 -5 is equal to B1 B2 B3। मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर B बिलोंग टू द W व्हेन, जब, अब इक्वेशन बनाना शुरू करो। -2 4 -6 1 2 -5 C1 C2 is equal to B1 B2 B3, ठीक। वेक्टर B belong to the this when C1 C2 this, कुछ छूटा है ना, कुछ छूट जाता है ऐसे। वेक्टर B belong to the W when this is
कंसिस्टेंस। ये ऊपर वाली लाइन तो ठीक, ऊपर वाली लाइन में कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर b बिलोंग टू w है तो आप वेक्टर b को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, मतलब c1 c2 आपको मिलेगा। अब नीचे क्या लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि वेक्टर b बिलोंग टू द w व्हेन वेक्टर b w में उस दिन बिलोंग करेगा जिस दिन इस तरह से लिखा गया सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, मतलब इसको सॉल्व करने पे c1 c2 की वैल्यू आएगी। अगर ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो क्या b w में जा पाएगा, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब वेक्टर b बिलोंग टू द w व्हेन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, कंसिस्टेंस, जब ये सिस्टम मेरा कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा। चलो चेक करते हैं। अब सुनो, ये कंसिस्टेंस कब होगा, चलो वो चेक करते हैं। ये कंसिस्टेंस कब होगा, हम यहीं पर लिख के चलते हैं। वेक्टर b बिलोंग टू द w व्हेन मैट्रिक्स, बोलो क्या लिखें, -2 4 -6 1 to -5 1 2 -5 डॉटेड लाइन b1 b2 b3 इसका does not have third column as pivot column। राइट मोस्ट कॉलम पाइवट नहीं होना चाहिए। अब मिला। अब चलो, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, अब और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। देखना, इसको सॉल्व करें। -2 4 -6 1 2 -5 डॉटेड लाइन b1 b2 b3, दिस इज इक्विवेलेंट। सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा, ये तो एज इट इज रहने दो, -2 1 और कितना b1, अच्छा 2 दूनी 4 ऐड किया तो 0, 2 1 के 2 ऐड किया तो 4, यहाँ से हो गया b2 + 2 b1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दें 0, 3 को नीचे माइनस माइनस प्लस, 3 1 के 3 घटाओगे 5 3 8 -8, अच्छा 3 1 के 3 और घटा रहे हैं प्लस -8 होगा, b3 माइनस 3 से कर रहे थे ना 3 b1, ये रहा, ठीक। फिर देखो, दिस इज मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, वापस आते हैं, -2 1 b1, इसको रहने दो 0, इसको रहने दो 4, इसको रहने दो 2 b1 + b2, पलट करके लिख दिए 0 0, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, जोड़े 2 चौक 8 ऐड किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सुनो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना हुआ 2b2 + 4b1 और प्लस b3 - 3b1, कितना b1 + 2b2 + 2b2 + + b3 b3, ये प्लस b3, ठीक, कितने तक पहुंचे। अब सुनना, इसका मतलब ये हुआ राइट मोस्ट कॉलम, राइट मोस्ट कॉलम अंदर चला जा रहा है, चलो सुनो तो पूरा देना पड़ेगा। राइट मोस्ट कॉलम, ठीक, डज नॉट हैव पाइवट, डज नॉट हैव पाइवट व्हेन b1 + 2 b2 + b3 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि W को वही मेंबर आएंगे, W में सिर्फ वो मेंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हो गया एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन, पूरी तरह से स्पष्ट है। सिर्फ एक कंडीशन है, जो भी मेंबर W में आना, जैसे हम कहें 1 2 3 W में आएगा कि नहीं, तो यहाँ 1 2 3 पुट करो, नहीं आएगा। अगला हम बोल रहे हैं 0 0 0 W में आएगा कि नहीं आएगा, रखने पर आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। पहले इतने तक अब लिख डालो, तब फिर आगे बढ़ते हैं।
पहले पूरा लिखा। एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन का मतलब ही यही था। और गौर करो अपने को ना, होमोजीनियस इक्वेशन कितना मिला, 1 और मोर, कितना होमोजीनियस कितना मिला, 1 मिला, 1, बस यही। जो इस होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो W में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, क्या ये बात लिखना अच्छी बात है? जैसे हम ये लिखेगा, ध्यान से सुनो, हम ये लिखना चाहते हैं W इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ 1 2 1। सही है गलत? नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स 1 2 1। सोच की जवाब है। अगर हम ये लिख दें W इज द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स 1 2 1, चलिए ये क्वेश्चन मार्क पे पहले तुम लोग लिख लो तब दिमाग चलाओ। ये क्वेश्चन मार्क है फिलहाल के लिए। तब तक इसको रोकिए। इतनी तक पहुंच गए तो अब लिखना, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, W में कौन कौन आ रहा है देखना। सो इसलिए W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन दे रहे, W इज द कलेक्शन ऑफ B1 B2 B3 सच दैट W सिर्फ उन्हीं B1 B2 B3 यानी उन्हीं ट्रिपलेट को अपने पास रखेगा जिनके लिए ये इक्वेशन बोल्ड हो कि B1 प्लस 2B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। बस केवल उन्हीं को अपने पास रख सकता है। यही है इसका एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन। अब साफ हो गया कि W में अगर किसी को भी रखना है तो उसको बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और कुछ नहीं। कोई भी ट्रिपलेट उठाओ, अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो W का मेंबर है। और अब मेरी अगली बात का जवाब तुम लोग दोगे कि क्या हम यहाँ से ये सीधे सीधे कह दें कि W इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ 1 2 1 और एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन W is the null space of 1 to 1। हालांकि ये उतना स्पष्ट नहीं है जितना ऊपर वाली बात स्पष्ट है। गलत गलत है। वन टू वन याद रखना। इसका मतलब ये हुआ W is the collection of B1 B2 B3 such that 1 2 1 B1 B2 B3 is equal to, यहाँ क्या लिखें, ये कितने का है 1 क्रॉस 3, ये कितने का है 3 क्रॉस 1, तो कौन होगा 1 क्रॉस 1, यही चलेगा। इसका मतलब W is equal to collection of those triplet B1 B2 B3, या और सुधार करके लिखें तो W is the collection of X such that A X is equal to, ठीक। और इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, नल स्पेस किसका, इसका सॉल्यूशन सेट किसका नल स्पेस होता है, AX is equal to नल वेक्टर। ये बताओ इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा,
इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? नल स्पेस पूरा नल स्पेस ऑफ ए, सीधी सी बात, ए एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर रहा है x पर, भेज किस पर रहा है? 0 पर। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन x को 0 पर भेज रहा है तो आप वो सारे x इकट्ठे कर लो जिनकी इमेज कहाँ जा रही है? 0 पर, तो नल स्पेस ऑफ क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। तो इसका मतलब इनको देख करके क्या कहा जाए? इसका मतलब इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, और कैपिटल ए कौन है? वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू, यही। तो इसका मतलब लिखी गई बात सही थी, गड़बड़ी मिली? ये गलत या तुम्हारी बात गलत? हम ये नहीं कि मेरा लगाया वो सही हो सकता है, मेरा लगाया वो गलत हो, कहीं कुछ होल आया हो तगड़ा। अपने हिसाब से डिसाइड करो, जहां स्टेप में गलती हुई हो। गले के नीचे उतर रहा है, सही हो तो आगे जोड़ो। अभी कुछ नहीं बोल रहे, तुम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। काम मेरा बस यही करता, आंसर मेरा यही करते हो। इसके आगे की बात सिर्फ और सिर्फ खुराफात है कि क्या हम W को नल स्पेस ऑफ 1 to 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बस खुराफात और कुछ नहीं। लिख सकते हैं तो आगे बढ़ा दो जिससे बात में याद रहे, नहीं तो फिर पता चलेगा अगर दबाओगे।